नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, आज की क्लास में हम डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन व विकास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ विभिन्न रचनाओं को भी देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आपको बता दें कि इसका महत्व क्या है इस टॉपिक का। तो इस टॉपिक का महत्व ये है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी साहित्य से रिलेटेड, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनना ही आपका है। बस हमको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, ये हम पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जो है अपना मत ज़रूर प्रेषित करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है और आप लोगों के व्यूज़ बढ़ते रहते हैं तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि अगर आपको प्रतिक्रिया ना मिले तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या आप लोगों के लिए ये जो मैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आप लोगों के लिए कंप्लीट करा रही हूँ तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, आप लोगों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है ना। तो ये भी आप जो है मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करिए, या फिर मेरे प्रस्तुत करने, मेरे बताने का तरीका जो है कैसा है, आप लोग जो है जैसा भी आपके मन में हो उस चीज़ को आप प्रेषित कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप जो है इस क्लास को किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपना मत ज़रूर दिया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्कशन के लिए या फिर किसी मटेरियल के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही नेट जेआरएफ का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं आप, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही फर्स्ट पेपर का मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, देखेंगे प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन व विकास। तो जो सूफी काव्य है, आपको मालूम है इसकी क्लासें हम 2 क्लास बना चुके हैं अब तक, तो अब तक नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तन किस कवि द्वारा हुआ, इस प्रश्न का असंदिग्ध उत्तर उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, जिसके रचयिता कुतुवन है और समय 1501 है। इसी आधार पर जबकि आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को माना है, जिसका समय 1500 है। तो 1500 पहले आएगा, उसके बाद में 1501 आएगा। लेकिन वहीं जो है राम कुमार वर्मा है, उन्होंने मुल्ला दाऊद की चंदान को माना है, जिसका समय 1379 है। लेकिन इसी क्रम में अन्य रचनाकार हुए, उन्होंने भी अलग अलग अपना मत दिया है। जिस तरीके से हमें जो है इन सभी मतों को देखना है और आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है तो इनके अकॉर्डिंग ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि कहा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा प्रथम सूफी काव्य है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार कौन सा प्रथम सूफी काव्य है, या फिर राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन सा प्रथम सूफी काव्य, या फिर आपसे मैच करने को लेकर क्वेश्चन रख दिया जाएगा। वहीं इनके प्रकाशन वर्ष को रख दिया जाएगा। तो मृगावती जो है 1501 में प्रकाशित हुई है, कुतुवन की लिखी हुई है। सत्यवती कथा जो ईश्वरदास जी के द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें प्रथम जो सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य माना है, 1500 जो है इसका समय है। वहीं आपका जो चंदायन है, इसको ही प्रमुखता से प्रथम सूफी काव्य माना जाता है, जो असाइद के जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है। सॉरी फ्रेंड, वहीं आपका हंसावली है, जिसको असाहित्य द्वारा रचित है और 1370 इसका समय है। तो अब यहाँ पे किस रचना को हम प्रथम माने, इसमें तो हमें जो नए पढ़ने वाले हैं उनके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, हम इसी कन्फ्यूजन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी हम शोध नहीं कर रहे हैं, हमें पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ओके, तो इन चीज़ों पे निरंतर शोध हो रहा है, जिससे नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि किस वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग मिला ही होगा, जिसकी वजह से इन विद्वानों ने इन रचनाओं को प्रथम माना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखेंगे प्रेमाख्यान काव्य में हिंदी उपलब्ध नहीं है, अतः हमारे विचारों से जब तक अन्य प्राचीन हिंदी प्रेमाख्यान उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक इसी को इस परंपरा के प्रवर्तक काल के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हंसावली को पढ़ने जा रहे हैं। हंसावली का समय हमने देखा है 1370 है और असाइद के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग है
उस समय तक गुजराती भाषा राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाई थी। गुजराती के विद्वान इसे पुरानी गुजराती का ग्रंथ भी मानते हैं, किंतु जैसा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जो है, इन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य जो ग्रंथ लिखा है उसके अनुसार भारत भाषा की दृष्टि से निसंकोच राजस्थानी हिंदी में स्थान दिया जा सकता है। रचना स्रोत विक्रम एवं बेताल की कथा को माना जाता है। 52 वीर रसलियू एहि पवाऊ असाहित कहू, प्रेमाख्यानों में चित्रित प्रेम साहस और शौर्य से मिश्रित अतः हिंदी के आरंभिक प्रेमाख्यानों ने अपने काव्य का उल्लेख वीर कथा एवं प्रेम कथा दोनों ही रूपों में किया है। यह बात असाहित पर भी लागू होती है। हंसावली में अनेक कथाएं गुम्फित हैं, जिनमें से प्रमुख कथा का संबंध पाटड़ की राजकुमारी हंसावली से है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हंसावली है वो उसमें जो राजकुमारी है वो कहाँ की है, तो ये पाटड़ की राजकुमारी है। राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी थी, किंतु पूर्व जन्म के किसी संस्कारवश उसने जो है पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का भी नियम ले रखा था। इसका नायक राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी से दर्शन करके मुक्त हो जाता है। उसके प्रेम में विह्वल होकर योगी वेश में अपने मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो चीज़ें दी गई हैं फैक्ट, ये आपके कोर्ट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। भारी संकटों का सामना करते हुए अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, अपितु उस पाषाण हृदय को प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से भी विरक्त करने में भी सफल हो जाता है। यही कथाएं जो दी गई हैं, ऐसी ही सूफी काव्यों में कथाएं दी गई हैं, जिसे हम एक कल्पना मात्र ही कह सकते हैं। इससे तो ये हम समझ सकते हैं कि इसमें मिथकीय रूप दिया गया है और मिथक का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः इस नियम के पीछे पूर्व जन्म की एक घटना थी। उस जन्म में राजकुमारी पक्षिणी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे तब एकाएक जंगल में आग लग गई। आग लग जाने पर नर पक्षी उसे तथा उसके अंडों को बचाने का कोई प्रयास करने के स्थान पर उसे जलती हुई छोड़कर भाग गया था। इसी घटना के संस्कार के कारण वह अगले जन्म में पुरुष द्रोहिणी हो गई थी। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो तथ्य दिए गए हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इसमें वे सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं जो भारतीय प्रेमाख्यानों की विशेषता के रूप में ग्रहण की जाती हैं। यथा स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहसपूर्ण यात्रा, पूर्व जन्म की स्मृति, कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध, दैवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन आदि इन विषयगत प्रवृत्तियों के अतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी यह काव्य हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। कवि ने आरंभ में शक्ति, शंभु और सरस्वती की वंदना करते हुए आत्म परिचय दिया है तथा अपनी रचना के स्रोतादि का निर्देश दिया है। यहाँ पे शक्ति और शंभु और सरस्वती की वंदना की गई, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ही डीपली क्वेश्चन बन सकता है। भाव सौंदर्य एवं काव्य सौष्ठव की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है। इसकी शैली का एक नमूना द्रष्टव्य है। तो मित्रों, आगे देखते हैं। ये पंक्ति इतना आवश्यक नहीं है हमारे लिए पढ़ना, लेकिन तब भी देख लीजिए। देव अव्रधार मुझ बिनती, पेली भवी हो पंखड़ी हती, इड़ा मेहला सेवन क्यों, दव वलतऊ तेड़ी बनी आव्यू, मुझ भरतार साहस नव क्यों, अपति मेह लीन उड़ गयो, इष्यम करम ते निष्ठु तणा, मोख ग्यऊ बालक आपणा। तो ये इसमें जो है राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया गया है मित्रों। वस्तुतः इस परंपरा की रचना होने के कारण शैली की परिष्कृति, प्रांजलता तथा भाषा और सौष्ठव की इससे अधिक आशा भी नहीं की जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ी है हंसावली, जिसको हमने पढ़ा है। तो इसके बारे में मित्रों और भी जो तथ्य होंगे वो हम अलग से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चंदायन। ठीक है, चंदायन जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है और समय क्या है 1379। प्रमुखता से इसे ही प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम जो है लोर कथा या लोर कथा माना है। लोर कथा या फिर लोर कथा माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा कहा है। किसको? चंदायन को। किंतु वे इसकी प्रसिद्धि चंदायन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका एक पाठ चंदायन नाम से प्रस्तुत किया है। चंदायन नाम ही मान्य है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मतापूर्वक विचार करते हुए इसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया है। यदि दाऊद की रचना को देखा जाए तो उसका प्रारंभिक अंश दोनों परंपराओं में खप सकता है।
किंतु जहाँ तक प्रयुक्त छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था की बात है वह पूर्ण रूप से भारतीय है। उसमें ना तो फारसी मशनवियों के छंद प्रयुक्त हुए हैं और न उसमें उनकी छंद विषयक एक रूपता है। उसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश साहित्यों की परंपरा में कड़वकों में की गई है और प्रत्येक कड़वक चौपाई की 5 अर्धलियों तथा 1 दोहे या मिलते जुलते छंद से है। तो देखिए कड़वक शैली किसे कहा जाता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। कड़वक शैली जो होती है यहाँ पे दी गई है आपकी, कड़वक शैली जो दी गई है आपकी, इसमें कहा गया है कि चौपाई की 5 अर्धलियों तथा 1 दोहे से मिलकर बनी है कड़वक शैली। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाख्यानों की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्यंजना सफलतापूर्वक की गई है। जैसे नायक लोर या लोरिक या फिर नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय, प्रथम में ही प्रेमोत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा, नायक का योगी होकर घर से निकलना, नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, गावनी द्वारा उसका ठीक हो जाना, इसकी भाषा है तथा शैली भावानुकूल और सरस है। तो फ्रेंड यहाँ हमने चंदायन के बारे में पढ़ा है। अब हम लखम सेन पद्मावती कथा को पढ़ने जा रहे हैं जो लिखा गया है दामोदर कवि के द्वारा 1459 में। वीर कथा भी कहा जा सकता है इसे। रोमानी शैली में लिखा गया है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण होता है, गणेश स्तुति होती है, आत्म परिचय, रचना काल एवं रचना के उद्देश्य का निर्देश दिया गया है। नायक योगी वेश में घर से निकले हैं और नायिका के पिता से संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा का वर्णन किया गया है। छंद योजना में चौपाई के अतिरिक्त दोहा आदि का भी प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है तथा शैली में इतिवृत्तात्मकता एवं भावात्मकता कम है। एक ही प्रकार का, जैसे किसी एक ही प्रकार की जो है प्रधानता जो है कम है इसमें। अतः इस रचना का महत्व परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हो सकता है। दामोदर कवि सुपठित है। इसका प्रमाण यह है कि एक तो उन्होंने बीच बीच में संस्कृत की उचित प्रस्तुति की है और दूसरे कामशास्त्र एवं नायिका भेद के शास्त्रीय तत्वों का भी समन्वय इसमें किया है। काव्य में उनका दृष्टिकोण सरस विलास कामरस भाव से प्रेरित थे। सांप्रदायिक, धार्मिक या आध्यात्मिकता का आरोप उन पर संभव नहीं है। मित्रों, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा है तो हमारे लिए इतना ही आवश्यक है देखना कि जो रचना लिखी गई है लखम सेन पद्मावती, इसका समय जो है 1459 है, क्योंकि ये क्रमागत में रख दी जा सकती है या फिर आपकी जो है रचनाकार के बारे में पूछा जा सकता है। दामोदर कवि जो है उन्होंने लिखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सत्यवती कथा की तरफ, जो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई है। 1501 समय है इसका। सगुणोपासक भक्त थे ईश्वरदास, पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ। कदाचित इसी कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा है। जबकि सौंदर्य प्रेम और विरह के निराले कवि हैं। अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से ही ये हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्चतम कवियों में से एक माने जा सकते हैं। कवि ने आत्म परिचय देने एवं कथा के रचना काल का जो करने का साथ साथ तत्कालीन बादशाह का भी उल्लेख इन्होंने किया है। जो इन्होंने रचना लिखी है सत्यवती कथा, इसमें जो तत्कालीन जो बादशाह थे उनका भी इन्होंने वर्णन किया है अपनी रचना में। कथानक का संबंध राजकुमारी सत्यवती एवं राजकुमार ऋतुपार्ण के प्रथम दृष्टिजन्य प्रेम प्रसंग से है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सत्यवती कथा का राजकुमार कौन है। तो राजकुमारी का नाम तो आप समझ ही सकते हैं, सूफी प्रेमाख्यान में वती जो है आता है ज़्यादा अधिकतर, तो ऋतुपर्ण जो है सत्यवती कथा का राजकुमार है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये चीज़ें हमने देखी हैं सत्यवती कथा के बारे में। अब हम देख लेते हैं मृगावती जो कुतुवन के द्वारा लिखा गया है सूफी काव्य। समय है इसका 1503। नायक है इसका नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। तो फ्रेंड, सूफी काव्य जो है इसमें प्रथम दर्शनजन्य से ही प्रेम का जो है यहाँ पे जो प्राकट्य कह सकते हैं एक तरीके से कि हुआ है इसमें सूफी काव्य में। तो सभी सूफी काव्य एक ही तरीके से लिखे गए हैं, ये आप इसमें विशेषता दे सकते हैं। परंपरागत प्रेमाख्यानों की विधि प्रवृत्तियों का भी समन्वय इसमें कुशलतापूर्वक किया गया है। मृगावती की प्राप्ति के लिए नायक जो है वेश बदल कर घर से निकल जाता है और बाद में कन्या को एक राक्षस के चंगुल से निकालकर विवाह करता है। अंत में मृगावती जो है को पानी में सफल हो जाता है। देखिए जो है संघर्ष तो बहुत करता है लेकिन सफल हो जाता है नायक।
ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो सूफी काव्य लिखे गए हैं उनमें सभी में एक ही प्रकार की परंपरा चलती आ रही है। अब हम चलते हैं माधवानल कामकंदला की तरफ, जो लिखी गई है गणपत के द्वारा। समय क्या है? 1527 है, ठीक है। रोमांचक शैली में ये भी लिखा गया है और वही जो है वही कथा शैली इसकी भी रही होगी। तो फ्रेंड, जो आज की क्लास हमने ली है इसमें हमने जो रचनाएं ली हैं इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में जो तथ्य हैं वो पढ़े हैं। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इन रचनाओं को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पद्मावत को पढ़ेंगे और जो भी अन्य रचनाएं लगी हुई हैं उनको पढ़ेंगे। मधुमालती अभी पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आप इसमें सुधार क्या चाहते हैं, तो आप लोग इसमें सुधार, अगर अपेक्षित कोई सुधार चाहते हैं किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिकतर लोगों तक ये क्लासेस पहुँचें। ओके फ्रेंड, तो आप लोग मेरी मदद करिए इसमें और आप लोग इन क्लासों को आगे बढ़ाइए। लाइक करिए, लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ उस पर, और लेकिन कम लोगों तक क्लासेस पहुँचती हैं। अब तक तो लगभग 4-5 हज़ार व्यूज आने चाहिए थे, लगभग 4-5 हज़ार लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इतने व्यूज भी आ सकते थे, 2000 या 2000 लगभग व्यूज आने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कि इतने लोग जुड़ते हुए भी इतने कम व्यूज आ रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। तो आप लोग जो है इसमें हमारी हेल्प करेंगे और क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य है ये फ्रेंड। हिंदी साहित्य ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, इसके पढ़ने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारी जो सब्जेक्ट, बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे ऑथेंटिक बुक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसको तो अधिकतर लोग पढ़ना चाहेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये बुक है एक जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, अधिकतर लोग इसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, तो एंड करेंगे यहीं पे इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भूलिए मत, और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। और एक और आपको बताना है बात कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेट क्वालिफाई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग जो है फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।